नमस्कार, मैं हूं नीलू और देखिए अमेरिका ने लगातार 11वीं रात भी ईरान पर हमला बोला है और इसकी जानकारी अमेरिका सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर दी है। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य ताकतों को कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर और ईरान अपनी मनमानी के तौर पर कर रहा है। हमले के जवाब में इस बार ईरान ने भी बहरीन के शेख ईशा एयर बेस पर हमला किया है और बताया जा रहा है कि ये बहरीन में स्थित अमेरिकी एयर बेस है जिस पर हमला किया गया और बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर भी किया गया है। इसके अलावा एक दो खबरें और बड़ी हैं जो आपको बताऊंगी, लेकिन जंग की शुरुआत हमलों के साथ ही करते हैं। तो अमेरिका ने हमला किया, जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के बहरीन स्थित एयरबेस को उड़ाया है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि किस तरह से अब ईरान जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है, जो आज की बड़ी खबर कही जा रही है। आप समझिए कि जिस ईरान पर परमाणु समझौते का उल्लंघन करने या फिर अपने कार्यक्रम को बंद करने को लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, अब वहीं पर खाड़ी देश जो है एक सऊदी अरब, उसके साथ परमाणु समझौता को मंजूरी देने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। और इस समझौते से सऊदी अरब को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट की क्षमता मिल सकती है। देखिए, शुरुआत ईरान की भी इसी को लेकर हुई थी और ईरान लगातार कह रहा था कि देश को चलाने के लिए जितनी ऊर्जा या यूरेनियम इनरिचमेंट की जरूरत होती है हम वही कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया ईरान पर, यह कहते हुए कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है, क्षमता से ज्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट वो कर चुका है। लेकिन अब इस बीच जो खबर आ रही है सऊदी अरब के साथ अमेरिका के समझौते की, वो जरूर पूरे अरब मुल्कों में एक तरह से कह लीजिए कि कान खड़े करने वाली खबर है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूज एजेंसी एपी ने ये खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से दी है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते की सार्वजनिक घोषणा बुधवार 22 जुलाई को हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद है कि यह समझौता 30 साल तक चलेगा और इसमें परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने के लिए अमेरिकी कंपनियां भी शामिल होंगी। अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त स्टडी के बाद इस समझौते के तहत सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन सुविधा बनाने की अनुमति मिल सकती है। देखिए, यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम में शुद्धता बढ़ाना, साधारण यूरेनियम में काम आने वाले यूरेनियम यानी U-235 की मात्रा बढ़ाना है और इसी प्रक्रिया से बना यूरेनियम परमाणु बिजली बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और अगर इसे बहुत ज्यादा संवर्धित कर लिया जाए यानी कि यूरेनियम का एनरिचमेंट कर लिया जाए तो परमाणु बम बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या अब ईरान के समकक्ष सऊदी अरब को खड़ा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से? पता नहीं ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं। ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन, दोनों ने ही अमेरिका की टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश की थी। एपी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाले एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि सऊदी अरब में अगर यूरेनियम इनरिचमेंट वाले प्लांट आ गए तो इससे इस देश के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता भी एक तरह से खुल सकता है। इसीलिए चिंता जताई जा रही है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब के साथ इसे लेकर समझौता कर रहा है तो आगे आने वाले समय में इसके क्या परिणाम है, चिंता इसी बात को लेकर है। गौरतलब है कि सऊदी अरब के आक्रामक क्राउन प्रिंस ने संकेत दिया है कि अगर ईरान परमाणु बम हासिल कर लेता है तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। जैसा मैं पहले ही कह रही थी, क्या ईरान के समकक्ष अब सऊदी अरब को खड़ा करने की अमेरिका की कोशिश है? और अब देखिए, कहा यह जा रहा है सऊदी प्रिंस की तरफ से कि अगर ईरान परमाणु बम हासिल कर लेता है तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले जब इजराइल ने हमास के अधिकारियों को निशाना बनाकर कतर पर हमला किया था तो सऊदी अरब और परमाणु हथियार रखने वाले पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना था कि जरूरत पड़ने पर उनके देश का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इसे इजराइल के लिए भी एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, कहा जाता है कि लंबे समय से मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु हथियार वाला देश इजराइल माना जाता है अघोषित तौर पर, लेकिन कहा जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार है।
अब ऐसे में यूरेनियम को समृद्ध यानी कि एनरिच करना परमाणु हथियार बनाने की दिशा में अपने आप में कोई पक्का रास्ता नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी देश को अन्य चरणों में भी महारत हासिल करनी होती है। यानी सिर्फ आप थोड़े बहुत इनरिचमेंट से ये नहीं कहा जा सकता कि आप परमाणु कार्यक्रम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, इसके लिए आपको एक तरह से एक्सपर्टीज हासिल होनी पड़ेगी, यानी कि सिंक्रोनाइज्ड हाई एक्सप्लोसिव, एक साथ फटने वाले शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल। लेकिन इससे हथियार बनाने की संभावना जरूर खुल जाती है, क्योंकि देखिए ऐसी ही बात ईरान को लेकर हुई थी। वो अपने देश को या ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा था। उसके बाद कहा गया कि ऐसा है कि यूरेनियम का इनरिचमेंट ईरान में बहुत ज़्यादा कर लिया गया, कभी भी परमाणु बम बना लिया जा सकता है। यानी यहाँ से तो रास्ता खुल जाएगा ना सऊदी अरब के लिए। वो भले अभी उस अमेरिका के सहयोग से अपनी ऊर्जा क्षमता को बेहतर बनाने या फिर जितना काम में देश में बाकी चीज़ों में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है उसके लिए बनाने की बात कर रहा है, लेकिन अगर एक बार परमाणु संयंत्र वहां पर लग जाते हैं और इस पर काम शुरू हो जाता है, तो सोचिए कि एक और देश जो इस तरफ आगे बढ़ जाएगा। देखिए अभी जिस तरह से ईरान पर हमले अमेरिका और इजराइल ने किए, उसके बाद तो कई ऐसे देश हैं, उसमें जापान है और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो अब ये कह रहे हैं कि वो भी परमाणु बम बनाएंगे। अब ऐसे में आप दुनिया को कहां लेकर जा रहे हैं? अगर सभी परमाणु संपन्न देश हो जाए तो आप समझिए कि एक तरह से कह लीजिए कि दुनिया बारूद के ढेर पर बैठ जाएगी और कभी भी ये खत्म हो जाएगी। और इसी बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों की चिंता अब बढ़ गई है, क्योंकि अब ट्रंप सऊदी को ये तकनीक देने जा रहे हैं। सऊदी अरब के पड़ोसी देश यूएई ने दक्षिण कोरिया की मदद से अपना बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता किया, जिसे 1-2-3 एग्रीमेंट कहा जाता है। लेकिन यूएई ने ऐसा बिना यूरेनियम संवर्धन की क्षमता हासिल करने की कोशिश किए बिना ही परमाणु ऊर्जा चाहने वाले देशों के लिए इसे एक्सपर्ट गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। तो आप देखिए इसी बीच एक होड़ सी मच गई है कि आखिर कौन परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, परमाणु बम, परमाणु हथियार बनाएगा, और सब इससे संपन्न होना चाहते हैं, क्योंकि ईरान के साथ जिस तरह पर ईरान पर हमले हुए पीछे और कई सारे आरोप लगाकर अमेरिका और ईरान ने हमला किया। इराक में भी इसी तरह से देखा गया था, सद्दाम हुसैन और इराक को निशाना बनाया गया था, तब जैविक हथियारों की बात हुई थी और पता नहीं क्या क्या हुआ था, लेकिन बाद में कुछ निकला नहीं। इसीलिए अब बाकी देशों को लग रहा है कि क्यों ना, जब हमला आपको झेलना ही है तो क्यों ना परमाणु बम बना लिया जाए, कम से कम कोई आंख उठा के तो नहीं देख सकता है। लेकिन आप समझिए कि किस ओर दुनिया जा रही है। और इस बीच एक और खबर सामने आ रही है कि ईरान पर जिस तरह के हमले पीछे अमेरिका ने किए और अमेरिका को जिस तरह से डैमेज ईरान ने किया है, अरब मुल्कों में इसके एयर बेसिस या बाकी चीज़ों को निशाना बनाया, उससे इस वक्त अमेरिका हिला हुआ है। कल भी इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और भारी नुकसान इस युद्ध की वजह से अमेरिका को हुआ है। अब एक बार फिर से ट्रंप सरकार के प्रतिनिधि पहुंच गए और अधिक रक्षा बजट मांगने के लिए संसद, और उनका कहना है कि उन्हें कुछ और पैसे दिए जाए इस युद्ध को लड़ने के लिए। तो ये खबर हम आपको बताते हैं कि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप सरकार के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि अमेरिकी रक्षा विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक ईरान युद्ध में अब तक 37.5 अरब डॉलर की लागत लग चुकी है। यानी युद्ध में जो नुकसान हुआ है या जो हथियार इस्तेमाल किए गए या जो लाव लश्कर ताम झाम हुआ, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। भारतीय करेंसी के अनुसार अगर बात की जाए तो करीब करीब ये रकम 3.6 लाख करोड़ की है, उससे भी ज्यादा शायद। रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने अमेरिकी संसद के सीनेट एप्रोप्रिएशन कमेटी की सुनवाई के दौरान ये अनुमान बताया कि ईरान युद्ध की लागत का ये आंकड़ा अप्रैल के आखिर में उनके बताए गए 25 बिलियन डॉलर के अनुमान से लगभग 12 बिलियन डॉलर ज्यादा है। ये अप्रैल तक के आंकड़े हैं। अभी सोचिए, अभी जुलाई है। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ कुछ समय के लिए सीज फायर की बातचीत की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार अब मिस्टर हेग्सेथ और ट्रंप सरकार ईरान युद्ध के खर्च को पूरा करने और नए हथियारों और सैनिकों के लिए करीब करीब 70 बिलियन डॉलर तक की इमरजेंसी सैन्य खर्च की मांग कर रहे हैं।
इस रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने और ज्यादा मांग वाले हथियार जैसे प्रिसिजन बम हो गया, हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई, काउंटर ड्रोन सिस्टम की डिलीवरी हो गई, इसमें तेजी लाने की बात कर रहे हैं और इसके लिए $46 बिलियन की मांग वो कर रहे हैं। हेक्सत ने कहा कि ये दुनिया की नई सच्चाइयों पर आधारित एक नई मांग है और हम इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये तो अपनी तरफ से बात की गई ट्रंप सरकार के प्रतिनिधि पीट हेक्सेथ की तरफ से। अब देखिए, सीनेट के डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन ने युद्ध के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग की जरूरत पर संदेह जताया है, जबकि पेंटागन आने वाले रक्षा बजट में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की मांग कर रहा था। एप्रोप्रिएशन कमेटी में सबसे सीनियर डेमोक्रेट वॉशिंगटन की सीनेटर पैटी मरे ने कहा कि सरकार ने इसे आपातकालीन मांग के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन इसे सामान्य बजट प्रक्रिया से बचने की कोशिश के तौर पर बेहतर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि खराब प्लानिंग है। इसलिए मैं साफ साफ कहूंगी, सच तो यह है कि आपकी मांग का कोई खास मतलब नहीं है। जबकि हेक्सेथ ने पेंटागन की आपातकालीन फंडिंग की मांग के इतने बड़े होने के लिए पिछले बाइडेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हेक्सेथ ने कहा कि इस तरह के खर्च की जरूरत इसलिए है क्योंकि बाइडेन सरकार ने हमारे विभाग के अंदर भी भारी लापरवाही और अनदेखी की है। उन्होंने सेना को आधुनिक बनाने की जरूरत के बारे में बात की, क्योंकि सस्ते और बड़ी संख्या में उपलब्ध ड्रोनों के आने से युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा था। आमतौर पर पेंटागन के आधुनिकीकरण के प्रयासों का खर्च नियमित जो बजट होता है उस पर उठाया जाता है, ना कि आपातकालीन अतिरिक्त मांगों जैसे कि हेक्सेथ ने मंगलवार को मांग की। यानी उनका कहना था कि अब हमें दीजिए, अब सेना में रिफॉर्म की ज़रूरत है, यहाँ पर सस्ते ड्रोनों की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ईरान अपने सस्ते ड्रोनों से महंगे महंगे ड्रोन्स गिरा रहा है या फिर जहाज़ों को टारगेट कर रहा है, उससे अब अमेरिका को लग रहा है कि नहीं, अब हमें भी सस्ता ड्रोन बनाना होगा। युद्ध में लंबा अगर उलझना है तो फिर आपको इस तरह की बात करनी होगी। लेकिन क्या अब अमेरिकी संसद इस जो पैसे की डिमांड अमेरिकी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से की गई है, क्या उसको मानेगी? क्योंकि देखिए, अंदर खाने ही सवाल अब उठ रहे हैं। इधर एक और बड़ी खबर आई है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपको एक मोटा मोटी बता देती हूं कि अब टैरिफ का खेल एक बार फिर से ट्रंप ने शुरू कर दिया है और युद्ध में जो गवा रहे हैं ना, उसको टैरिफ से फिर वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है ट्रंप। कल कनाडा में हमने देखा था कि 100% टैरिफ लगा दिया। आज जेनरिक दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने की ट्रंप बात कर रहे हैं। तो बस कुछ देर में वो भी आपको एक वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्या मंशा है आखिर ट्रंप और अमेरिकी गवर्नमेंट की। लेकिन नुकसान तो बहुत हो रहा है और इस बात को लगातार वहाँ की सीनेट भी पूछ रही है, अमेरिका की जनता भी पूछ रही है कि आपने इतना पैसा लगा दिया और पैसे मांग रहे हैं, उसका होगा क्या और इसका फायदा अमेरिका को कैसे हो रहा है। तो इसका सवालों का जवाब तो देना होगा, लेकिन हमले इस बीच भी जारी हैं। बातचीत पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन अमेरिका जरूर अब घिरता नजर आ रहा है और स्थिति नाजुक होती चली जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। कोशिश करती हूँ कि तमाम अपडेट्स आपके सामने रखूँ। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।